साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने करंट अफेयर के 5 मई के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं कि डेली की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितनी खबरें होती हैं उनका 10 खबरों के माध्यम से हम पोस्टमार्टम करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आपका टाइम किल ना करते हुए आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बुलंद भारत का आयोजन किसने किया? तो बुलंद भारत का आयोजन एक भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान किया गया, जिसमें भारतीय सेना को एक अभ्यास की जरूरत पड़ी कि जितनी भी सीमा सुरक्षा उसको जागरूकता लाने के लिए सैनिकों में, तो यह अभ्यास किया गया। तो मेनली किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो मेनली ये अभ्यास किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना द्वारा किया गया। और अरुणाचल प्रदेश में किया गया तो भारतीय सेना का जहाँ जिक्र होता है वहाँ पे आपका भारतीय सेना में तीनों ऑपरेशन शामिल होते हैं। वो आपके चाहे थल सेना हो चाहे वायु सेना हो, लेकिन यहाँ पे मेनली थल सेना द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये ध्यान रखना है। ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। मेन इसका मोटिव है, उद्देश्य क्या है? एक निगरानी और मारक क्षमता का प्रशिक्षण अभ्यास है। मोटिव इसका क्या है? निगरानी एवं मारक क्षमता का प्रशिक्षण अभ्यास है। तो अगर ये स्टेटमेंट में आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक निगरानी मारक क्षमता का प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इतना इस क्वेश्चन के लिए इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। सेकंड क्वेश्चन है, मशीन्स कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन किसने आयोजित किया? मशीन्स कैन सी ये यूएई द्वारा संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा आयोजित किया गया दुबई में। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में आयोजित किया गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है। इसमें ये विचार किया गया, ये डिस्कस किया गया, इसमें सेमिनार आयोजित किया गया कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं और उसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस पर विचार आयोजित किए गए, संगोष्ठी आयोजित हुई, उस पर डिस्कशन हुआ और आगे के लिए उसकी रूपरेखा बनाई गई। तो किसने किया मशीन्स कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन? संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई कहते हैं। यूएई सरकार द्वारा दुबई में आयोजित किया गया। दुबई में आयोजित किया गया। कहाँ पे? दुबई के म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में आयोजित किया गया। किस लिए? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। एआई के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मतलब कई देश इसमें भाग लिए। सॉरी दोस्तों। तो एआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या हुआ कि कैसे इसकी उपयोगिता किया जाए, कैसे इसकी गुणवत्ता में वृद्धि किया जाए, कैसे इसके हैंडल किसको किया जाए और इसमें क्या सुझाव है, उन पर चर्चा की गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि सीयू चैन पोर्टल किसने लॉन्च किया गया? तो यूजीसी द्वारा लॉन्च किया गया। किसके? यूजीसी द्वारा। यूजीसी आपका एक ग्रांट कमीशन है, यूनियन ग्रांट कमीशन है। ये ग्रांट कमीशन है। इसमें क्या होता है? यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल के रूप में इसे लॉन्च किया गया। यूजीसी द्वारा लॉन्च किया गया। इसलिए यूजीसी द्वारा यूनिफाइड एक पोर्टल है इनका। किस लिए? फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए। यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट।
फैकल्टी रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट हेतु। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन पोर्टल कर सकते हैं विषय के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। फैकल्टी जो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं, रिटन एग्जाम भी हो सकते हैं। तो टोटल चयन यूजीसी का जो विश्वविद्यालयों में चयन, केंद्रीय विश्वविद्यालय में फैकल्टी चयन हेतु उपयोगी होगा। किस लिए? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फैकल्टी चयन हेतु, फैकल्टी चयन हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। नाम याद रखिए, सीयू चयन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो गोवा में हुई। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है गोवा में। पिछले बार समरकंद 2022 में जो समरकंद में आयोजित हुई थी एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन जो है आपके 2001 में जिसकी स्थापना हुई थी, बीजिंग में जिसका मुख्यालय है। तो गोवा में जो है क्या हुआ था? गोवा में हुआ 4 और 5 मई को, मतलब कल और आज। बिलावल भुट्टो भी पाकिस्तान के इसमें भाग लिए, रूस भी भाग लिया, चीन भी भाग लिया, और जो तजाकिस्तान ये जो मध्य एशियाई देश है वो ये भी भाग लिया इसमें। तो गोवा में आयोजित की गई एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन। भारत इसका सदस्य बाद में बना, संस्थापक सदस्य नहीं रहा। 2017 में इसका सदस्य भारत बना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कितनी भारतीय आबादी के पास इंटरनेट सेवा उपलब्ध है? तो इंडियन की इंटरनेट रिपोर्ट जो आई है, इंडियन इंटरनेट रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में 52% आबादी जो है इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है। तो इंटरनेट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट कहती है, इंटरनेट इन इंडिया 2022, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 52% आबादी जो है इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। मतलब लगभग 799 मिलियन आबादी, जिसमें ग्रामीण आबादी ज़्यादा उपयोग करती है। ग्रामीण आबादी जो है 399 मिलियन जो है ग्रामीण आबादी इसका उपयोग करती है। 399 मिलियन ग्रामीण आबादी और 360 मिलियन जो है शहरी आबादी इसका उपयोग करती है। अब समझ लीजिए, गांव वाले ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, 399 मिलियन गांव वाले ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब एक और खुला संदेश है, जो लोग खाली ज़्यादा हैं वो ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब समझ लीजिए, गांव में या कह रहे जागरूक हो रहे हैं, गांव में जागरूकता फैल रही है, लेकिन शहर से ज़्यादा ग्रामीण लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं यूज कर रहे हैं इसको। 56% ग्रामीण उपयोग कर रहे हैं इसका, 56% ग्रामीण। 2025 तक कितना हो जाएगा ये अनुमान लगाया गया है, 56% ग्रामीण आबादी इसका उपयोग करेगी। और महिलाओं और पुरुषों की तुलना में देखा जाए 54% पुरुष इसका उपयोग करते हैं, 54% पुरुष और 57% महिलाएं और ग्रामीण जो है, लेकिन महिलाएं ज़्यादातर शहरी हैं और पुरुष ज़्यादातर ग्रामीण हैं। और 2021-22 में ये देखा गया है कि तुलना में जो यूपीआई भुगतान है, जो यूपीआई भुगतान 99% जो है यूपीआई उपयोग करता है, 13% डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है। बिहार में सबसे कम इसका उपयोग किया गया इंटरनेट का, बिहार में 32% उपयोग किया गया, और गोवा में सबसे ज़्यादा 70%, गोवा में 70% उपयोग किया गया। और 2021 की तुलना में डिजिटल भुगतान जो हुआ है, नेट द्वारा ही होता है, डिजिटल भुगतान जो हुआ है
वो 6% बढ़ोतरी हुई है। 13% बढ़ोतरी हुई है इसके डिजिटल भुगतान में, 13% बढ़ोतरी की गई, जिसमें 99% यूपीआई भुगतान हुआ, यूपीआई उपयोग करता। आई थिंक इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए आवश्यक है, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। जितने क्वेश्चन की मेरिट है उतने फैक्ट होना चाहिए, बाकी तो किसी क्वेश्चन को आप 1 घंटे भी एक्सप्लेन करेंगे तब भी वो कम है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो हर साल होता है, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है, उसके अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदान किया गया 3 ईरानी महिलाओं को, जेल में बंद ईरानी महिलाओं को प्रदान किया गया। उनकी उत्तरदायित्व तो जवाबदेही की भावना के लिए उनको किसी ने अगर वहाँ जेल में जो है आत्महत्या कर ली तो उसकी सूचना देना, उसके जागरूकता, उसके संस्कार में, अंतिम संस्कार में भाग लेना, ये सब किया गया 3 महिलाओं द्वारा। तो जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को सच्चाई और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को, जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को, किस लिए प्रदान किया गया है? हमने अभी आपको बताया, सच्चाई और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हेतु, सच्चाई और जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता। समझ लीजिए जेल में जो बंद होता है आदमी, वो सब भाषणगिरी बंद क्या भूल जाता है, उसको अपनी जिंदगी तबाह लगने लगती, फिर भी ये दूसरे के देख करके उसको उजागर करना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ईरानी पत्रकार जो थे इनको दिया गया है पुरस्कार। एक नीलोफर हमीदी थी, एक इलाले मोहम्मदी थी और एक नरगिस मोहम्मदी थी। कौन कौन थी? नीलोफर हमीदी, नाम याद रखिए, नीलोफर हमीदी थी, एक इलाले मोहम्मदी थी, इलाले मोहम्मदी, और तीसरी थी नरगिस मोहम्मदी। इनको दिया गया, इनका नाम याद रखिएगा। पूछ लेता है किससे रिलेटेड है, ये पत्रकार है, कहाँ की? ईरान की। और इनको क्या पुरस्कार दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार कब से दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा? इसको 1997 से दिया जाता है। यह पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। निडर पत्रकारिता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है बेसिकली। 7 क्वेश्चन है कि G20 टेक स्पिरिट प्रतियोगिता किसने शुरू की? तो आरबीआई ने सीमा पार भुगतान हेतु, सीमा पार भुगतान में सुधार हेतु, सीमा पार मतलब भारत के बाहर, सीमा पार भुगतान में सुधार हेतु G20 टेक स्पिरिट प्रतियोगिता शुरू की। G20 टेक स्पिरिट प्रतियोगिता, क्योंकि G20 की भारत इस वर्ष क्या अध्यक्षता कर रहा है, जो सितंबर 2023 में आयोजित होगी प्रतियोगिता। तो इसमें 3 चरण बनाए गए हैं। इसका आवेदन जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है वैश्विक, आरबीआई द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिबद्धता G20 टेक स्पिरिट। 4 मई से कल से आवेदन शुरू हैं और 4 जून 2023 तक आवेदन स्वीकार होंगे, आवेदन स्वीकार किए जाएंगे इसके। उसके बाद 3 चरण इसमें अपनाए जाएंगे। पहले चरण में अवैध वित्त जोखिम को कम करने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। पहले चरण में अवैध वित्त जोखिम
कम करने हेतु सुझाव मांगे जाएंगे। और दूसरे चरण में क्या किया जाएगा, विदेशी मुद्रा और तरलता प्रौद्योगिकी समाधान, विदेशी मुद्रा एवं तरलता प्रौद्योगिकी समाधान के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। और तीसरे रूप से क्रॉस बॉर्डर वैकल्पिक करेंसी समाधान मांगा जाएगा। क्रॉस बॉर्डर वैकल्पिक करेंसी समाधान मांगा जाएगा। तो तीन चीजों, फिर इसका 6 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। फिर उसमें सितंबर में जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, प्रत्येक समस्या समाधान के लिए 40 लाख का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक समस्या समाधान है तो 40 लाख का इनाम, 50,000 अमेरिकी डॉलर लगभग 40 लाख का ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए ट्रैक स्पीड प्रतियोगिता किसने, आरबीआई ने शुरू की। आरबीआई भारत का बैंकों का बैंकर्स है और ये भारत का जो सरकारी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1934 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 8th क्वेश्चन, 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रथम पुरस्कार किसने जीता। तो प्रत्येक वर्ष भारतीय संसद द्वारा आयोजित किया जाता है। एक प्रतियोगिता होती है, ये जागरूकता फैलाने हेतु होती है, विचार अभिव्यक्त के लिए होती है, जीवन शैली सुधारने हेतु होती है, तो उसके समाधान पाने के लिए होती है, राष्ट्र के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ये 24वीं प्रतियोगिता आयोजित की गई, 24वीं आपकी राष्ट्रीय युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता। इसमें 80 विद्यालयों ने भाग लिया, छात्र भाग लेते हैं, 80 विद्यालयों ने भाग लिया। बेसिकली नवोदय विद्यालयों ने भाग लिया। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है पटना क्षेत्र का, उसने ये प्रतियोगिता जीती। जवाहर नवोदय विद्यालय पटना क्षेत्र, 6 क्षेत्र के विद्यालयों ने भाग लिया, उसने प्रतियोगिता जीती। कौन सी, 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रथम पुरस्कार जीता गया इसके द्वारा। 26 वर्षों से संसद जो है, भारतीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कितने वर्षों से, 26 वर्षों से लगातार आयोजन है। 26 वर्षों से आयोजन कौन कर रहा है, संसदीय कार्य मंत्रालय, हमारा जो है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजन हो रहा है इसका। 9th क्वेश्चन है साथियों हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कितनी बढ़ी, 1 साल और बढ़ा दी गई। 1 साल अर्थात जून 2024 तक। क्यों बढ़ाई गई, ये सीमा कब तक थी, सीमा थी जून 2023। 2 चरणों में 2016 से 2018 में 2 चरणों के लिए शुरू की गई। 2 चरणों के लिए 100 शहरों को स्मार्ट सिटी, 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने होते। 100 सिटी मतलब शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हैं, तो स्मार्ट सिटी बनाने हैं तो ये प्रतियोगिता शुरू की गई। इसके लिए लक्ष्य कितने करोड़ का रखा गया, 38,000 करोड़ का जो है बजट प्रस्तावित किया गया। अब जो है अभी तक जो हुआ है, अभी तक 50 शहरों का 75% पूरा हो गया और जून 2023 तक 50 शहरों का 100% कार्य पूरा हो जाएगा स्मार्ट सिटी बनाने हैं। बाकी 50 शहरों के लिए 1 साल की समय सीमा बढ़ाई गई है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन से ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो अप्लीकेबल होते हैं और जो कंप्लीट उसके लिए अवधि बढ़ाई जाती है उस मिशन हेतु, वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम में आने के लिए। ये जरूरी नहीं कि अब आपके यूपीएससी एग्जाम आ रहा, यूपीपीएससी आ रहा तो आप आगे करंट अफेयर ना, क्योंकि जो करंट अफेयर होता है उसमें पुरानी चीजें निकलती, पुरानी योजनाएं होती हैं, उसे लिंक होती, इसलिए आपको देखना ये भी आवश्यक है। 10th क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है कि कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष कौन होंगे। कोल इंडिया CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। ये महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, भारत सरकार PSU है सरकार की महारत्न कंपनी। कैसी कंपनी है ये? कोयला खनन और रिफाइनरी, कोयला खनन एवं रिफाइनरी है। तो ये इसका जो है, इसके पोलावराप मल्लिकार्जुन प्रसाद बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष। कौन बनाएंगे? नाम थोड़ा साउथ का है, थोड़ा टिपिकल है। पोलावराप मल्लिकार्जुन, मल्लिका खड़गे का याद रखें, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अपने आप याद आ जाएगा। मल्लिकार्जुन प्रसाद खड़गे कौन है? विपक्षी नेता है आपके, मल्लिकार्जुन प्रसाद। ये है क्या? ये वर्तमान में रांची स्थित कोल फील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में रांची कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और ये 1984 में इन्होंने ज्वाइन किया था कोल इंडिया। 1984 में इन्होंने कोल इंडिया ज्वाइन किया था। कोल इंडिया ज्वाइन किया था कब? 1984 में। वेस्टर्न कोल फील्ड्स में इन्होंने कार्यकारी प्रशिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था। वेस्टर्न कोल फील्ड्स में बहुत योगदान रहा इनका, समझ लीजिए आप, 39 साल का योगदान रहा। वेस्टर्न कोल फील्ड्स में कार्यकारी प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो जितनी हमारी महारत्न कंपनियां हैं, जितनी मुख्य पोस्ट हैं, उन पे कोई भी नियुक्ति होती है वो भी हमको याद रखना है, क्योंकि उस पर पॉलिसी इनकी डिपेंड करती है। 19 अगस्त 2019 में इन्हें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया था। कोकिंग कोल लिमिटेड का इनको CMD नियुक्त किया गया था। और इस बार का जो कोयले का लक्ष्य उत्पादन का जो रखा गया है कोल माइंस द्वारा, CIL द्वारा, 1012 मीट्रिक टन का जो है इनका उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है। इस बार का लक्ष्य क्या रखा गया कोल इंडिया ने? 1012 मीट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य रखा है। तो भारत के विकास से जुड़े चीज़ें होती हैं, हमारे भारत से जुड़े जो चीज़ें हैं, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, तो इनके हमको विशेष ध्यान रखना होता है। तो जो भी क्वेश्चंस हम लाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और जो नई घटनाएं होती हैं, जो चेंज जिससे हमारा इफेक्ट होता है, भारत का इंडेक्स होता है, भारत के बारे में जानकारी होती है, भारत की पॉलिसीज होती हैं, भारत का उत्पादन होता है, भारत की झील होती हैं, भारत के पहाड़ होते हैं, इससे भारत की खोज होती हैं, अनुसंधान होते हैं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों, आशा है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर लगे कि हम कुछ गुणवत्तापूर्ण आपको दे रहे हैं लेक्चर्स, तो प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करिए। और आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेन जो फैक्ट्स हैं और नोट डाउन कर लीजिए, वीक में एक बार रिवीजन कर लीजिए। पीछे के लेक्चर्स नहीं देखें तो अवश्य देख लीजिए। बाकी आप मस्त रहिए, कल एकदम व्यस्त रहिए, पढ़ाई के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं साथियों। जय हिंद साथियों।